नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के इस हिस्ट्री के सेशन में। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे मौर्य एज के बाद के एक लेटर मौर्य के मतलब हम लोग कहते हैं एक मौर्योत्तर काल, जिसको हिंदी में मौर्योत्तर काल कहते हैं। हमने मौर्य वंश में यानी कि मौर्य साम्राज्य में पढ़ा था कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक है, लास्ट रूलर, जिसका नाम था बृहद्रथ, उसकी हत्या की जाती है उसके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और पुष्यमित्र शुंग जब उसकी हत्या करता है तो एक नए वंश की स्थापना करता है और वो नया वंश होता है शुंग वंश। और यानी कि मौर्योत्तर काल आफ्टर द मौर्य पीरियड इज कॉल्ड लेटर मौर्य और मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। इसमें पहले वंश की अगर आज हम बात करेंगे, वो पहला वंश है हमारा शुंग वंश। तो शुंग वंश के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली शुंग वंश के ये है एग्जैक्ट आपका टाइम पीरियड 187 टू 75 BC यानी कि ईस्वी पूर्व का ये समय है। अगर कभी आपसे पूछा जाए शुंग वंश का फाउंडर कौन है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग वाज द फाउंडर ऑफ शुंग्या डायनेस्टी। क्लियर है? यानी कि एक क्वेश्चन आपका ये सीधे सीधे मिलेगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? द आंसर इज पुष्यमित्र शुंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, He was the first ब्राह्मण किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कभी पूछा जाए Who was the first ब्राह्मण किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया, then the answer is पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि इसको हम लोग पहला ब्राह्मण शासक मानते हैं। किसका? प्राचीन भारत का पहला ब्राह्मण शासक मानते हैं। अब यहां पर एक पुष्यमित्र शुंग से एक बहुत महत्वपूर्ण एक रिलेटेड पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं पतंजलि द राइटर ऑफ महाभाष्य। अब देखिए पतंजलि के अगर हम बात करेंगे क्या उन्होंने लिखा है, तो एक रचना हो गई इनकी महाभाष्य। ठीक, अगर कभी एक और पूछा जाए तो आप यहां पर बता सकते हैं योग सूत्र। ठीक है, योग सूत्र एंड महाभाष्य बोथ आर ऑथर्ड बाय महर्षि पतंजलि एंड महर्षि पतंजलि वाज इन द कोर्ट ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि महर्षि पतंजलि किसके दरबार में निवास करते थे, तो आप सीधे सीधे आंसर करेंगे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में निवास करते थे एज राज पुरोहित। यानी कि एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर कभी पूछा जाए आपसे कि पतंजलि साहब जो थे वो राज पुरोहित थे किसके दरबार में या किस राजा के राज पुरोहित थे, तो आंसर वहां पर क्या होना चाहिए आपका? पुष्यमित्र शुंग। अब यहां पर पतंजलि साहब की एक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया था? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम चर्चा आप लोगों से कर चुके हैं वैदिक एज का, जब हमने चैप्टर बताया था। तो वहां पर एक साम्राज्य विस्तार को लेकर के एक यज्ञ किया जाता था, घोड़ा छोड़ा जाता था और वो घोड़ा जहां जहां पर जाता था वो पूरा साम्राज्य उस राजा का हो जाता था। ऐसा अश्वमेध यज्ञ था। तो पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें अपना जो राज पुरोहित बनाया, उसमें जो पुरोहित था वो पुरोहित कौन था? आपका पतंजलि था। ये बात क्लियर होनी चाहिए सारे लोगों को, क्योंकि यहीं से आपके 2-3 क्वेश्चन निकल के आए। पहला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट ब्राह्मण किंग ऑफ द एंशिएंट इंडिया? आंसर इज पुष्यमित्र शुंग। Who was the founder of Shunga dynasty? The answer is Pushyamitra Shung. Patanjali was lived in the court of which king? The answer is Pushyamitra Shung. And Patanjali authored the Mahabhasya and योग Sutra also. क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। यानी कि ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं शुंगा डायनेस्टी के बारे में कुछ अदर पॉइंट्स। अब अगर बात की जाए मनु स्मृति की अगर बात की जाती है तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि बेसिकली जो हिंदू लॉ है, यानी कि मनु स्मृति क्या है? इसी पर बेस्ड है। हिंदू लॉ बेस्ड ऑन मनु स्मृति। मनु स्मृति द फेमस टेक्स्ट ऑन हिंदू रिलीजन वाज कंपाइल्ड इन द टाइम ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। यानी कि जो मनु स्मृति की रचना की गई, यह रचना संकलित किया गया है, रचना की गई, वो भी किसके समय में की गई? इन द टाइम ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मनु स्मृति किस पर आधारित है या मनु स्मृति किसका आधार बना, तो आंसर आप कह सकते हैं हिंदू लॉ का आधार बना। ठीक है, अब अगर कभी आपसे पूछा जाए मनु स्मृति जो है वो किसका ग्रंथ है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि हिंदू रिलीजन का एक ग्रंथ है जो कि लॉ बेस्ड है। क्लियर? किसके समय में संकलित किया गया? द आंसर इज पुष्यमित्र शुंग। क्लियर हो गई बात ये सारे लोगों को? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
आगे देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ अदर पॉइंट्स। पुष्यमित्र शुंग को सक्सीड किसने किया? हिज सन अग्निमित्र। क्लियर? किसने सक्सीड किया? पुष्यमित्र सिंह बाय सक्सीड, पुष्यमित्र सिंह वाज सक्सीड बाय हिज सन अग्निमित्र। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई अग्निमित्र इज इंपॉर्टेंट? देखिए, अक्सर पूछता है कि कालिदास साहब ने एक नाटक लिखा है और उसका नाम है मालविकाग्निमित्री। मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र का जो हीरो है वो हीरो आपका कौन सा है? याद रखिएगा, वो हीरो है अग्निमित्र। तो सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में हीरो यानी कि उसमें मुख्य नायक कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? अग्निमित्र। क्लियर? यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अग्निमित्र किसका पुत्र है? तो आपका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, जो इसका उत्तराधिकारी भी बनता है। यहां तक आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पुष्यमित्र शुंग से जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड, यानी कि पूरे शुंग पुष्यमित्र सिंह की बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे शुंग डायनेस्टी की। हमने यहां पर बात की आफ्टर अग्निमित्र, यानी कि पुष्यमित्र शुंग हुआ, उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी बना अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद में जो भी शासक हुए वो सारे कैसे थे? वो वीक रूलर्स थे। बट वीक रूलर्स में हम नाम जरूर जान लेते हैं। वसुमित्र का नाम मिलता है, वज्रमित्र का नाम मिलता है, भागभद्र का नाम मिलता है और देवभूति वाज अदर किंग, यानी कि देवभूति भी एक इसका अन्य शासक था, इसी शुंग डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है। अब यहां पर एक नाम हमको आया है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, भागभद्र। भागभद्र की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके समय में तक्षशिला के जो राजा हैं एंटियाल किड्स, ठीक है, ये एंटियाल किड्स या किडास का इनका राजदूत, उस राजदूत का नाम है हेलियोडोरस। यानी कि हम कह सकते हैं इन द टाइम ऑफ भागभद्रा हेलियोडोरस वाज केम, हेलियोडोरस आया एंड हेलियोडोरस वाज एम्बेसडर ऑफ तक्षशिला किंग एंटियाल किडास, और उसने किया क्या? हु इस्टैब्लिश्ड गरुण ध्वज। गरुण ध्वज इन विदिशा, और किसके सम्मान में स्थापित कराया गया? तो आप कह सकते हो वासुदेव। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि सीधे सीधे अगर आपसे पूछा जाए एंटियाल किडास किसके समय में आया, एंटियाल किड्स किसके समय में आया, तो आप कह सकते हैं शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में आया था। और उसने किया क्या? उसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई थी। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम लोग शुंग डायनेस्टी की। अगर लास्ट रूलर की बात की जाए, द लास्ट रूलर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी वाज देवभूति। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगर कभी आपसे पूछा जाए लास्ट रूलर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी, देन द आंसर इज देवभूति, यानी कि देवभूति इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। क्लियर होना चाहिए यहां तक। अब अगर हम कुछ अदर एस्पेक्ट की बात करते हैं आर्ट्स में, अगर हम आर्ट में बात करते हैं तो कह सकते हैं इन द आर्ट ऑफ भरहुत स्तूप। भरहुत के बारे में सारे लोग जानते हैं। अगर कभी इसकी लोकेशन पूछी जाए तो आप कह सकते हैं यह सतना में है, मध्य प्रदेश का सतना में माना जाता है। भरहुत स्तूप इज द मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट ऑफ द शुंगा पीरियड, यानी कि भरहुत स्तूप इसका बहुत महत्वपूर्ण एक स्मारक के रूप में माना जाता है शुंग साम्राज्य का, जो कि इसके आर्ट की यानी कि कला की एक बहुत बेहतर पहचान के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि शुंग वंश में जो भरहुत स्तूप है वो कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। या भरहुत स्तूप किस डायनेस्टी के समय में बनवाया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं शुंग वंश। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग कण्व वंश। देखिए याद रखिए, हमने मौर्य पढ़ा, मौर्य के बाद में मौर्योत्तर शुरू हुआ,
ये देखिए सीरियल भी पूछा जा सकता है। तो पहले आपने मौर्य पढ़ा, मौर्य के बाद में शुंग आया, शुंग के बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं, कण्व। कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं, कण्व। कण्व वंश की राजधानी की अगर हम बात करते हैं पाटलिपुत्र। क्या है, पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ कण्वा डायनेस्टी एंड द फाउंडर ऑफ द कण्वा डायनेस्टी वाज वासुदेव। कौन है, वासुदेव को हम लोग कण्व वंश का संस्थापक मानते हैं। अब अगर इसके लास्ट रूलर की बात करते हैं, द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वाज सुशर्मन। सुशर्मन के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे लास्ट किंग। तो यानी कि यहां से दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। फाउंडर ऑफ द कण्व डायनेस्टी, आंसर इज वसुदेव, एंड द लास्ट रूलर ऑफ द कण्व डायनेस्टी इज सुशर्मन। यहां तक क्लियर है सारे लोगों को। तो यानी कि ये दो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसको सक्सीड कौन करेगा, यानी कि इस वंश को भी कोई ना कोई सक्सीड करेगा। उसको सक्सीड किसने किया, सिमुक। यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हो जो लास्ट रूलर है सुशर्मन वाज किल्ड बाय द सिमुक। सिंधुक और सिमुक, यहां पे लिखा हुआ सीधे सीधे सिंधुक और सिमुक, एंड सिंधुक और सिमुक इस्टेब्लिश्ड न्यू डायनेस्टी, द सातवाहन डायनेस्टी। तो आपका एक सीरियल हो गया, मौर्य के बाद में शुंग, शुंग के बाद में कण्व आया, और कण्व के बाद में सिमुक और सिंधुक ने किस वंश की स्थापना कर दी, सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे देखिए अब आ गया सिंधुक या सिमुक ने जिस वंश की स्थापना की वो नया वंश है सातवाहन। सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। क्लियर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं सिंधु या सिमुक को माना जाता है। अब आप देख सकते हैं पुराणों में अगर बात करें तो सातवाहन को क्या माना गया है, क्या कहा गया है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं इन द पुराण्स सातवाहन आर कंसिडर्ड एज आंध्र। यहां पे लिखा हुआ है आंध्र। आपके दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है आंध्रा, और दूसरा पूछा जा सकता है आंध्रा भर्त। ठीक, तो दोनों चीजें हैं। देखिए अगर कभी आए आपका आंध्र किसको कहा गया है पुराणों में, तब भी आंसर क्या होगा आपका सातवाहन को। अगर कभी पूछा जाए आंध्र भृत्य, तो भी आपका आंसर क्या होगा, सातवाहन। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आंध्र में और आंध्र भृत्य में आप लोग कंफ्यूज ना हो, दोनों का एक ही मतलब है। कुछ बुक्स में आपको आंध्र लिखा हुआ मिलेगा, कुछ में आपको आंध्र भृत्य भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको दोनों डिस्कस कर दिए। तो ये क्वेश्चन आपका यहां से मिल सकता है। एक संस्थापक हो गया और दूसरा पुराणों में इनका नाम क्या है, इनको किस नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके यहां से डिस्कस हो गए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट देख लिया आप लोग, सातवाहन की अगर कैपिटल पूछी जाए तो आप देख सकते हैं द कैपिटल ऑफ सातवाहन वाज प्रतिष्ठान, जिसका अगर मॉडरेट नेम की बात करें, मॉडर्न नेम की बात करें, तो इसका मॉडर्न नेम क्या है, पैठन। पैठन कहें या प्रतिष्ठान कहें, बात एक ही है। ठीक है ना, बाद में इसको पैठन के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर है, यहां तक बात सारे लोगों को क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके रूलर की बात करते हैं। सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी फर्स्ट वाज द ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। यानी कि ये इस वंश का सातकर्णी फर्स्ट एक बहुत महत्वपूर्ण शासक के रूप में माना जाता है, एक महान शासक के रूप में माना जाता है। तो आप सातकर्णी फर्स्ट का नाम याद रखेंगे कि सातकर्णी किस वंश का राजा है, किस वंश का शासक है, तो आंसर होगा आपका सातवाहन। आगे देखते हैं हम लोग। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं इन द नाना घाट केव इंस्क्रिप्शन, यानी कि नाना घाट का एक गुफा अभिलेख है। उसमें क्या दिया गया है, सातकर्णी फर्स्ट की फैमिली के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि नाना घाट केव इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू विच रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सातकर्णी फर्स्ट। क्लियर। और सातकर्णी फर्स्ट क्यों ये मैंने बोला, बिकॉज सातकर्णी फर्स्ट की जो फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो सीधे सीधे कह सकते हैं आप फैमिली इंफॉर्मेशन।
क्या कह सकते हैं, फैमिली इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है हमको, ये नानाघाट केव इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो कि सातकर्णी फर्स्ट से रिलेटेड है। अब इसका एक टाइटल है, द टाइटल ऑफ दक्षिणापथ स्वामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर कभी आपसे पूछा जाए हु गॉट द टाइटल ऑफ दक्षिणापथ स्वामी, अगर वहां पर नाम है सातकर्णी फर्स्ट का, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर होगा। अब मान लीजिए ये उपाधि चूंकि हिस्ट्री में कई सारे लोगों ने धारण की है, ठीक है ना, तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए सीधे सीधे हु गॉट द टाइटल ऑफ दक्षिणापथ स्वामी, या ये इनडायरेक्टली पूछ लिया जाए कि विच डायनेस्टीज रूलर गॉट द टाइटल ऑफ दक्षिणापथ स्वामी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सातवाहन। क्लियर है यहां तक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आप लोग देख सकते हैं सातवाहन के कुछ और पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण। मत्स्य पुराण की अगर बात करेंगे, मत्स्य पुराण मेंशन्ड हाल, देखिए हाला जो लिखा हुआ है बेसिकली इसको हिंदी में हम लोग हाल पढ़ते हैं। हाल इज द किंग ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, ये भी सातवाहन वंश का राजा है। और ये कौन से नंबर का राजा है, इट इज 17th रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, हु रोट गाथा सप्तशती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, गाथा सप्तशती ऑथर्ड बाय, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, हाल। एंड हाल वाज द 17th रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब अगर कभी यह पूछ दिया जाए आपसे अकॉर्डिंग टू विच लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू विच सोर्स, देन द आंसर इज मत्स्य पुराण, ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं मत्स्य पुराण ने क्या कहा है कि हाल ने गाथा सप्तशती लिखा है, ये तो क्लियर है, और उसके अनुसार हाल को इस वंश का 17वां शासक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की गई है गुणाढ़ के बारे में। किसके बारे में बात की गई है, गुणाढ़। गुणाढ़ वाज लिव्ड इन हाल कोर्ट, यानी कि जो सातवाहन वंश का शासक है हाल, उसके दरबार में गुणाढ़ रहते हैं। और गुणाढ़ ऑथर्ड बृहत कथा, हु रोट बृहत कथा। तो आपके सामने दोनों आ गए। इसका कभी पूछा जाए गाथा सप्तशती तो आप कहेंगे हाल, अगर पूछा जाए गुणाढ़, कि अगर पूछा जाए बृहत कथा तो आप कहेंगे गुणाढ़। दोनों पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। गाथा सप्तशती ऑथर्ड बाय हाल एंड बृहत कथा ऑथर्ड बाय गुणाढ़। लेकिन अगर बृहत कथा के आगे कभी इसमें बृहत कथा मंजरी भी एक किताब है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर गुणाढ़ की पूछी जाएगी तो बृहत कथा ही है, उसमें मंजरी नहीं लगा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट सातवाहन के बारे में और इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी भी इसका एक शासक रहा है। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट गौतमीपुत्र सातकर्णी केम फ्रॉम हिज क्वाइंस, इसके सिक्कों से गौतमीपुत्र सातकर्णी की हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द सातवाहन इंस्क्रिप्शन, उसके विभिन्न शिलालेखों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड वेरियस पुराण से, यानी कि बहुत सारे पुराणों में भी, यानी कि पुराणों से भी हम लोगों को उसकी शाही वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में अगर सबसे आपको अच्छा सोर्स पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस, यानी कि क्वाइंस के बारे में पूछा जा सकता है। और इंस्क्रिप्शन के बारे में ये इसके मेन सोर्स के जाने जाते हैं, यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी हमको उसके सिक्कों से, उसके शिलालेखों से और शाही वंशावली से भी हमको उसकी जानकारी मिलती है। तो आपने अभी तक देखा यज्ञश्री सातकर्णी भी इस वंश के शासक आए, हाल भी इस वंश के शासक आए, और गौतमीपुत्र सातकर्णी भी इस वंश के शासक हुए हैं। आगे हम देखते हैं। अब यहां पर और बहुत सारे पॉइंट्स हैं सातवाहन को लेकर के। द बेस्ट नोन ऑफ, अगर हम देख सकते हैं कि इनकी नासिक प्रशस्ति की बात करते हैं, यानी कि बेस्ट नोन ऑफ दीज द नासिक प्रशस्ति, यानी कि नासिक प्रशस्ति में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि हिज मदर्स गौतमी बलश्री, इनकी मदर का क्या नाम है, गौतमी बलश्री। और इसको आप लोग याद रखेंगे नासिक प्रशस्ति में, यानी कि नासिक प्रशस्ति
जो इंस्क्रिप्शन है वो इनकी मदर गौतमी बलश्री का है। समझ रहे हैं ना, इसको भी याद रखेंगे। नासिक प्रशस्ति जो है इंस्क्रिप्शन किसका है, इनकी मदर गौतमी बलश्री का है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है उसने बहुत सारे विजय अभियान भी किए। यानी कि आप सीधे सीधे क्वेश्चन एक ये पूछा जा सकता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो विजय अभियान हैं उनका वर्णन किसमें दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, नासिक प्रशस्ति शिलालेख। क्लियर है, यहां तक सारे लोगों को क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं सातवाहन वंश के कुछ और एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं। अदर द सातवाहन मैनी चैत्या। चैत्या के मतलब आप समझ सकते हैं वर्शिप हॉल। बेसिकली अगर चैत्यास की बात करते हैं तो इनको हम लोग कह सकते हैं वर्शिप हॉल, पूजा का जो भवन होता है उसको चैत्या कहा जाता है। एंड विहार्स, विहार्स के मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं मोनेस्ट्रीज। मठ जिसको बोलते हैं, और यह पूजा स्थल जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों जो एस्पेक्ट निकल के आते हैं, ये दोनों चीजें निकल के आते हैं अंडर द सातवाहन एज। आप सीधे सीधे कह सकते हैं सातवाहन शासन के समय में चैत्य और विहार दोनों थे। ये चैत्य और विहार कैसे बनाए गए, विच वाज कट आउट फ्रॉम द रॉक्स। ये कैसे बनाए गए, ये सब चट्टानों को काट करके बनाए गए। और अगर कुछ हम चैत्य और विहारों की बात करते हैं जिसमें खासकर बात करते हैं नासिक, नासिक की बात की, कन्हेरी की बात की और कार्ले, ये तीनों के नाम आप लोग याद रखेंगे। नासिक, कन्हेरी और कार्ले, जिसमें कन्हेरी और कार्ले के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। ये सातवाहन एज के समय में इन पर फोकस किया गया। कैसे बनाए गए, चट्टानों को काट करके बनाए गए, यानी कि इनका एडजेक्टिव क्या हो गया, चैत्य हो गया और विहार हो गया। क्लियर होना चाहिए यहां तक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं सातवाहन के समय में मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट की अगर बात करते हैं तो मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट वाज अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अमरावती और नागार्जुन कोंडा किसके समय में है, तो आपका आंसर क्या होगा, सातवाहन के समय में माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है जैसे अभी हमने आपसे बात की कि प्रतिष्ठान एक राजधानी है जिनको पैठन भी कहा गया है, और कुछ समय तक इस राजधानी को भी कैपिटल माना गया, यानी कि इसको भी कैपिटल माना गया है। क्लियर है ना, तो दोनों हैं, आप कह सकते हैं। पहली हमने कैपिटल की बात की प्रतिष्ठान, और दूसरी कैपिटल की बात हो गई आपकी अमरावती की। क्लियर होना चाहिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अब हमने जो बात की मौर्य हो गया, फिर मौर्य के बाद में सुंगा हो गया, सुंग के बाद में कण्व हो गया, कण्व के बाद में सातवाहन हो गया, और अब सातवाहन के बाद में हम लोग क्या बात करेंगे, शक की। क्लियर, तो अब बात करेंगे शक की। ये पूरा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आप लोग याद रखेंगे। चलिए शक की बात करते हैं अब हम लोग। बेसिकली अकॉर्डिंग टू इंडियन सोर्सेज, अगर जो भारतीय स्रोत हैं उनके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि शक हैं कहां के, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं शकों को हम लोग जानते हैं सीथियन। किसके नाम से जानते हैं, नोन एज सीथियन। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अकॉर्डिंग टू विच सोर्सेज शक नोन एज सीथियन, द आंसर इज इंडियन सोर्सेज। यानी कि भारतीय जो स्रोत हैं वो क्या कहते हैं, शकों को सीथियन के नाम से जानते हैं। द मोस्ट फेमस शक रूलर वाज रुद्रदामन। अगर इसके एक बहुत प्रसिद्ध रूलर की बात करते हैं तो इसका प्रसिद्ध रूलर कौन है, रुद्रदामन। और रुद्रदामन का एडवांटेज क्या है, उसका अचीवमेंट क्या है, तो आप कह सकते हैं ही रिपेयर्ड द फेमस सुदर्शन लेक विच वाज मेड ऑन मौर्य पीरियड। क्लियर, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सुदर्शन झील,
अगर कभी पूछ दिया जाए सुदर्शन झील है कहां, तो आप कह सकते हैं गुजरात में है। सुदर्शन झील का रिपेयर के मतलब समझते हैं ना, पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार, कुछ भी कह सकते हैं, ये इनके द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? शक शासक रुद्रदामन के समय में कराया गया। और इनका एक बहुत प्रसिद्ध अभिलेख भी है, जिस अभिलेख का नाम है गिरनार का। याद रखिएगा, यह भी शक राजा रुद्रदामन का ही गिरनार का अभिलेख माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। मौर्य में अगर कभी पूछ दिया है सुदर्शन झील, तो आप कहेंगे अशोक से संबंधित मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और आगे देखते हैं शक के कुछ और एस्पेक्ट्स। अब यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने जो अभी बात की जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। यह भी किसके द्वारा बनवाया गया था? शक रूलर रुद्रदामन। और शक रूलर रुद्रदामन जो हैं, उसने इसको हम लोग गिरनार का अभिलेख भी जानते हैं, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार का अभिलेख के भी नाम से जानते हैं। यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हैं गिरनार का शिलालेख या जूनागढ़, दोनों एक ही नाम है। अब यहां पर एक और हमको खासियत मिलती है, वो क्या मिलती है? संस्कृत प्रोज इंस्क्रिप्शन, यानी कि यहां पर संस्कृत में लिखा हुआ है, एक प्रोज फॉर्म में, एक गद्य रूप में यहां पर लिखित हुई चट्टान के ऊपर एक उत्कीर्ण हमको लेख मिलता है। तो यह भी कहा जा सकता है कि यह किस लैंग्वेज का है इंस्क्रिप्शन, शक शासक रुद्रदामन का। तो आपका आंसर होगा संस्कृत। यह भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब हम अगर बात करते हैं शक के अदर इंपॉर्टेंट रूलर की, तो आंसर आपका क्या होगा? द अदर इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ शक डायनेस्टी वाज नहपान। कौन है? नहपान भी शक वंश का एक शासक के रूप में माना जाता है। तो ये तो बात हमने शकों के बहुत सारे किंग की हमने बात की। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो शक के पहले राजा के बारे में पूछा जा सकता है, दूसरा रुद्रदामन के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। शकों को हम किस और अन्य नाम से जानते हैं इंडियन सोर्सेज में, जैसा कि अभी आपने देखा सीथियन, ठीक। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो गया। यह भी पूछा जा सकता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा कराया गया, यह भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं एक नए वंश कह सकते हैं, नया छोटा सा वंश है, साम्राज्य है, जिसको हम लोग कह सकते हैं पहलव। कौन आए? पहलव। अब पहलव या पार्थियन की बात करते हैं। पार्थियंस की अगर ओरिजिनली हम लोग मानते हैं कि कहां से आए ये, तो ये समझ लीजिए कि इनका जो रियल प्लेस माना जाता है दैट वाज ईरान। क्या माना जा सकता है? ये ईरानियन थे। अब यहां पर मोस्ट फेमस पार्थियन किंग वाज गोंडोफर्निस। अगर इसके एक महत्वपूर्ण राजा की बात करेंगे तो इसका महत्वपूर्ण पार्थियन राजा कौन निकल के आता है? गोंडोफर्निस। और इसके समय में एक पादरी कह सकते हैं या ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए एक संत होते हैं, उनका नाम है संत सेंट थॉमस। क्या कह सकते हैं? सेंट थॉमस, या थॉमस भी लिखा जाता है, बहुत सी किताबों में थॉमस भी लिखा हुआ है, लेकिन आप थॉमस अगर प्रोनाउंसिएट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सेंट थॉमस नामक एक पोप चर्च पादरी आता है यहां पर, और उसका मेन मकसद क्या होता है? उसका मेन मकसद है प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो आया। अब सीधे सीधे पूछा जाएगा गोंडोफर्निस के समय में आया, कौन आया? सेंट थॉमस। किस लिए आया? तो आप कहेंगे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। क्या इनका निवास था? तो आपका आंसर क्या होगा? पार्थियंस का निवास क्या था? ईरान। चलिए, ये तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग कुषाण डायनेस्टी। कुषाण भी डायनेस्टी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कुषाण में संस्थापकों की अगर बात करते हैं तो इसका संस्थापक हमको दिखता है कुजुल कटफिसेस। कौन दिखता है? कुजुल कटफिसेस। अगर कभी आपसे पूछा जाए कुषाणों की ओरिजिन क्या है, तो
तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं बेसिकली दे बिलोंग टू यूची ट्राइब ऑफ चाइना। क्या कहेंगे? यूची ट्राइब ऑफ चाइना, यानी कि एक यूची कबीले से, ये चीन का यूची कबीला था, उससे संबंधित थे। फाउंडर वाज द कुजुल कटफिसेस। कौन था फाउंडर? कुजुल कटफिसेस वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। अब इसके अगर हम दूसरे राजा की बात करते हैं, दूसरा राजा इसका बहुत महत्वपूर्ण है, एंड द सेकेंड किंग वाज द विम कटफिसेस। कौन है? विम कटफिसेस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हु इशूड गोल्ड कॉइन्स। अगर कभी आपसे गोल्ड कॉइन के बारे में बात की जाए, अगर कभी यह क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्ड कॉइन सबसे पहले भारत में चलाए किसने, तो आंसर क्या होगा? इंडो ग्रीक किंग्स ने। ठीक है ना? बट अगर कभी यह पूछा जाए कि सबसे शुद्ध प्योर गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने जारी किए, देन द आंसर इज विम कटफिसेस। ध्यान देंगे, फर्स्ट नहीं बोलना है, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय इंडो ग्रीक किंग्स। इंडो ग्रीक हिंद यवनों ने चलाए। बट अगर प्योरिटी की बात करेंगे, प्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले किसने जारी किए, तो आंसर होगा आपका विम कटफिसेस। क्लियर होना चाहिए ये बात, ठीक है ना? तो यानी कि यहां पर दो चीजें निकल के आई। हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन फर्स्ट इन इंडिया, आंसर इज इंडो ग्रीक। अगर पूछा जाए प्योरिटी वाइज किसने सबसे पहले सिक्के जारी किए सोने के, तो आंसर होगा आपका विम कटफिसेस। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कुषाण के अदर पॉइंट्स की तरफ बात करते हैं। द मोस्ट फेमस रूलर वाज कनिष्क। सारे लोग जानते हैं इसका मोस्ट फेमस रूलर है कनिष्क। और इसकी फेमिटी का सबसे बड़ा जो रीजन है, बेसिकली एक सिल्क रूट था। यह सिल्क रूट यानी कि सिल्क मार्ग है, एक व्यापारिक मार्ग है, उसके ऊपर इसका पूरा अधिकार था। तो यह इसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब इतना ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ, तो सीधे सीधे कह सकते हैं कनिष्क वाज द ग्रेट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। और इसके नाम से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जाता है, कनिष्क वाज स्टार्टेड द न्यू एरा नोन एज द शक संवत या शक एरा। अगर शक एरा का डेट पूछा जाए तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं 18 एडी, यानी कि 1878। क्या कहेंगे? 78, 18 नॉट 78 एडी। यानी कि अगर सीधे सीधे पूछा जाएगा कि शक संवत की शुरुआत किसने की, तो आंसर होगा कनिष्क ने। कब हुई, तो आप कहेंगे 78 एडी में या 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। क्लियर होना चाहिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुषाण वंश के बारे में बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कुषाण वाज द ग्रेट पैट्रन ऑफ महायान बुद्धिज्म। पैट्रन के मतलब या फॉलोअर कह सकते हैं आप इसको। जो पैट्रॉन लिखा हुआ है इसको हम लोग फॉलोअर भी कह सकते हैं। बेसिकली कुषाण वाज द ग्रेट फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट सेक्ट महायान। महायान शाखा का यह बहुत बड़ा अनुयायी था। और महायान की बेसिकली अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो महायान में क्या है कि महायानीवाद चेंजर्स क्यों हैं, परिवर्तनवादी क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की। क्या की इन्होंने? बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की। और यहां पर हमको दो आर्ट देखने को मिलती हैं। पहली आर्ट दिखती है गांधार कला और दूसरी आर्ट हमको दिखती है मथुरा कला। क्लियर है ना यहां तक बात? तो सीधे सीधे कह सकते हैं कनिष्क वाज द ग्रेट फॉलोअर ऑफ महायान रिलीजन। क्लियर, क्योंकि हीनयान और महायान में बटा हुआ है। महायानी चेंजर्स हैं और हीनयानियों ने कहा है बुद्ध को एज इट इज, जहां जहां पर वो गए उनके स्थलों की, उनके सारी पूजा जो पद्धतियां थी उनको अपनाया। बट महायानियों ने उनको बड़े बड़े आकार में बुद्ध की मूर्तियां बनवाई और वो लोग महायानी कहलाए। तो कनिष्क जो था उसी महायान शाखा का एक अनुयायी था। ठीक, अब इन्हीं के समय, कनिष्क के समय में ही, इन द टाइम ऑफ कनिष्क, द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल्स वाज हेल्ड इन कुंडलवन कश्मीर। क्लियर है? तो यानी कि जो चौथी बौद्ध संगीति है वो भी कनिष्क के समय में ही आयोजित की गई। और कहां पर आयोजित की गई थी? वो आयोजित की गई थी आपकी कश्मीर के कुंडलवन में। अब यहां से एक क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है,
Who was the chairman of fourth Buddhist Council? The answer is Vasumitra. Who was the deputy chairman of the fourth Buddhist Council? Answer is Asughosh. तो ये सारे पॉइंट्स आपको कनिष्क से याद रखने हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं. आगे अब हम बात करेंगे कुषाण डायनेस्टी के कुछ और एस्पेक्ट्स की. हिज मेन कैपिटल वाज पुरुषपुर. अगर हम बात करेंगे कनिष्क की मुख्य राजधानी की बात करेंगे तो पुरुषपुर इसकी मुख्य राजधानी है. एंड द अदर और सेकेंड कैपिटल वाज मथुरा. इसकी अदर राजधानी यानी कि दूसरी राजधानी इसकी कौन सी है? मथुरा है. अब इसके कोर्ट पोएट दरबारी कवि की बात करते हैं. असुघोष वाज द कोर्ट पोएट ऑफ कनिष्का. क्लियर. अब यहां पर आप देख सकते हैं नोट में, ही रोट बुद्ध चरित्र. वेरी इंपॉर्टेंट. कभी अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई, तो आपका आंसर क्या होगा? असुघोष. क्लियर होना चाहिए यहां तक. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं कनिष्क के समय में ही नागार्जुन वाज इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का. नागार्जुन को कह सकते हैं हम लोग द ग्रेट फिलोसोफर. एक फिलोसोफर भी थे नागार्जुन, और एक बहुत बड़े दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है. इंट्रोड्यूस्ड शून्यवाद. कह सकते हैं कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे, तो आपका आंसर होगा कनिष्क के दरबार में रहते थे. और इन्होंने किसको एक प्रिंसिपल दिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शून्यवाद फिलॉसफी के नाम से जानते हैं. अब एक क्वेश्चन और इनके बारे में पूछा जा सकता है. हु वाज नोन एज इंडियन आइंस्टाइन या आइंस्टाइन ऑफ इंडिया? द आंसर इज नागार्जुन. नागार्जुन वाज फेमस एज इंडियन आइंस्टाइन. देखिए दो क्वेश्चन यहां से, अगर कभी आपसे पूछा जाए भारत का आइंस्टाइन तो आप कहेंगे नागार्जुन. अगर भारत का शेक्सपियर के बारे में पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? कालिदास. समझ रहे हैं ना ये बात. तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब यहां पर बात करते हैं हम लोग लेटर मौर्य लिटरेचर की बात, यानी कि जो मौर्योत्तर काल में साहित्य लिखा गया. यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो हैं वो जो हमने यहां पर लिखा हुआ है ये सब आए हुए हैं और अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में आते रहते हैं. गाथा सप्तशती. गाथा सप्तशती आपने देखा था, सातवाहन वंश का एक शासक है हाल, उसके द्वारा लिखा गया. फिर आप देख सकते हैं महाभाष्य. महाभाष्य की बात करेंगे तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है. शुंग वंश के समय की बात है. अब यहां पर आप देख सकते हैं चरक संहिता. चरक भी कौन है? चरक की अगर बात करेंगे, चरक संहिता लिखा है किसने? चरक ने. अब चरक की अगर बात करेंगे तो चरक को हम लोग कहेंगे ये राजवैद्य है, यानी कि कोर्ट फिजिशियन है. किसका कोर्ट फिजिशियन है? ये भी आपका कनिष्क का ही कोर्ट फिजिशियन है, जो कि कनिष्क कुषाण वंश का एक शासक है. फिर आप देख सकते हैं कामसूत्र. कामसूत्र की जो रचना की है वो वात्स्यायन ने की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. फिर अभी बात की हमने बुद्ध चरित की. बुद्ध चरित को किसने लिखा है? असुघोष ने लिखा है. तो ये आपके लिटरेचर की बात हो गई, जो कि लेटर मौर्य एज में आपका ये लिटरेचर लिखा गया है. डिफरेंट इनके बस किताबों के नाम और उनके ऑथर यानी कि उनके लेखकों के नाम आप लोगों को याद रखना है. तो ये हमारा सारी पूरी बातें हो गई, कंप्लीट बातें हो गई लेटर मौर्य एज की, जिसमें हमने शुंग को देखा, कण्व को देखा, सातवाहन को देखा, कुषाण को देखा, शक को देखा. ठीक है ना. ये सारी की सारी हमने बातें देखी और एक लिटरेचर का पार्ट भी देखा. तो ये आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है. तो बिल्कुल इसको देख करके एक बार आप लोगों को करना क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको फटाफट उठा करके सॉल्व कर लेना है. अगर आप इतना कर लेंगे तो लेटर मौर्य से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम हॉल में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस के साथ में अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू.